Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in Kuhi International School online platform. आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे क्या संचार व्यवस्था के अवयव या इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था की कुछ मूल शब्दावली। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था की इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था जो है इसके मूल शब्दावली क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली संचार व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली मूल शब्दावली प्रयुक्त होने वाली मूल शब्दावली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से हम डेफिनेशंस का यूज़ करते हैं, क्या क्या शब्दावली का यूज़ करते हैं, उनकी परिभाषा लिखनी है हमको इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में। तो हम इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशंस है उसको बात करते हैं, वो होती है आपका क्या? ट्रांसड्यूसर। पहला क्या है? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? देखो, एक ऐसी युक्ति जो क्या करती है, ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। ट्रांसड्यूसर क्या है? एक ऐसी युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, क्या कहा? ट्रांसड्यूसर क्या है? एक ऐसी युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलती है, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अच्छा, सेकंड, अगर जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की इसमें, तो जैसे माइक्रोफोन क्या है? उदाहरण क्या है? माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है? ध्वनि संकेत को, माइक्रोफोन क्या हो गया? माइक्रोफोन एक प्रकृति का ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है? ध्वनि संकेतों को क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में उत्पन्न करता है, बोलता है या धारा सिग्नल में बदलता है। फिर ट्रांसड्यूसर के बाद हम बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन, तो संकेत या सिग्नल। किसकी बात करेंगे? सिग्नल या संकेत। अगर हम बात करें कि ये सिग्नल या संकेत क्या होता है, तो देखिए ये क्या होगा कि जब सूचना स्रोत द्वारा कोई संकेत भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है? सूचना स्रोत द्वारा। तो सूचना स्रोत द्वारा भेजे गए किसी संदेश सिग्नल का विद्युत या विद्युत चुम्बकीय प्रतिरूप, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सूचना स्रोत द्वारा भेजे गए किसी सूचना का विद्युत या विद्युत चुम्बकीय प्रतिरूप जो समय के साथ ज्यावक्रीय रूप से लगातार परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं या सिग्नल कहते हैं। फिर से सुने क्या बताया? सिग्नल। हमने कहा कि सूचना स्रोत द्वारा भेजे गए किसी सूचना का विद्युत मतलब विद्युत ज्यावक्रीय रूप से ऐसे चलती है, या विद्युत चुम्बकीय में बात करें तो हम जो तरंगें हैं वो कुछ ऐसे चलती हैं, इस तरह से। तो हम बात करें कि क्या होता है कि किसी भी सूचना स्रोत द्वारा भेजे गए किसी सूचना का विद्युत या विद्युत चुम्बकीय प्रतिरूप जो समय के साथ लगातार ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित होता है या ज्यावक्रीय रूप से बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं, या क्या कहते हैं? सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम बात करते हैं शोर। कल हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे इसके कुछ। तो शोर क्या होता है कि जब कोई सूचना संकेत प्रेषित्र से अभिग्राही तक जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है? प्रेषित्र से अभिग्राही तक जाता है, तब संचार चैनल के माध्यम से संकेत का प्रेषित्र से अभिग्राही तक प्रेषण करते हैं। तो संचार चैनल पे मुख्य सिग्नल में मिल जाने वाला या मूल सिग्नल में मिल जाने वाला एक अवांछनीय संकेत, मूल संकेत में मिल जाने वाला कैसा? एक अवांछनीय संकेत जो मूल संकेत को विरूपित करता है या मूल संकेत को विरूपित करने का
प्रयास करता है, उसको हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। फिर देखें नेक्स्ट, अगर हम अगली डेफिनेशंस की बात करें तो अगली डेफिनेशंस है शोर के बाद हम क्या बात करते हैं? नेक्स्ट परास। परास की बात करें कि परास क्या होता है या परास क्या होती है संकेतों की, तो देखिए परास क्या होगी कि प्रेषित्र से अभिग्राही के तक की वह अधिकतम दूरी, प्रेषित्र से अभिग्राही की वह अधिकतम दूरी जहां तक संकेत को ठीक प्रबलता से प्राप्त किया जा सकता है। परास क्या होती है? किससे किस तक की दूरी? प्रेषित्र से अभिग्राही तक की वह अधिकतम दूरी जहां तक किसी संकेत को उच्च प्रबलता से या ठीक प्रबलता से प्राप्त किया जा सकता है, उसे परास कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करें तो परास के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी क्या? क्षीणता। ये क्या होती है कि जब किसी संकेत को किससे किस तक पहुंचाते हैं, हम कोई संकेत है उसको प्रेषित्र से भेज रहे हैं, किस तक भेज रहे हैं? अभिग्राही तक। तो जब किसी सूचना संकेत को प्रेषित्र से अभिग्राही तक भेजा जाता है तो सूचना संकेत की प्रबलता में होने वाली कमी, क्या बताया इसको? प्रबलता में होने वाली कमी, सूचना संकेत की प्रबलता में होने वाली कमी, प्रबलता में होने वाली कमी, ठीक है, प्रबलता में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं? क्षीणता। अब प्रबलता में कमी हो रही है, हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारा संकेत है वो प्रेषित्र से अभिग्राही तक पहुंचे। कहां से कहां पहुंचे? प्रेषित्र से पहुंचे कहां पर? अभिग्राही तक। तो हमको क्या करना पड़ेगा? संकेत की ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं प्रवर्धन। क्या कहते हैं? प्रवर्धन। अगर आपको कहें कि प्रवर्धन किसे कहते हैं या प्रवर्धक क्या होता है, तो देखो प्रवर्धक की बात करें तो एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से जो संकेत की प्रबलता में कमी हुई है उसको पूर्ण किया जाता है, उसको तो प्रवर्धक कहते हैं। प्रवर्धन क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो क्षीणता है उसको पूर्ण कर दिया जाता है, मतलब जो सिग्नल की ऊर्जा में कमी हो रही है उसको क्या कर दिया जाएगा? पूर्ण कर दिया जाएगा, तो उसको प्रवर्धन कहेंगे। तो प्रवर्धन क्या बताए? एक ऐसी युक्ति जो किसी सिग्नल की प्रबलता में होने वाली कमी को दूर करती, उसको प्रवर्धक कहते हैं। यह प्रवर्धन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी संकेत के या सूचना संकेत की प्रबलता में कमी को परिपूर्ण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रवर्धन। परास के बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट बैंडविड्थ या बैंड चौड़ाई। किसकी बात करते हैं? बैंडविड्थ की या बैंड चौड़ाई की। तो देखें बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ क्या होती है, अगली हमारी डेफिनेशन जो है वो क्या है? बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई की बात करें तो जब भी कोई सूचना संकेत प्रेषित्र से अभिग्राही तक भेजा जाता है, या एक बैंड चौड़ाई क्या होती है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी संकेत के अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को, कोई जो संकेत है उसको जब हम भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो उसकी विभिन्न आवृत्तियों पे भेजा जाता है, तो इसकी एक तो अधिकतम आवृत्ति और एक न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को, मतलब कह सकते हैं न्यू मैक्सिमम माइनस न्यू मिनिमम, ठीक है, इसके अंतर को, अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को, किसको? अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को हम क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई। कोई भी संकेत जो है उस संकेत की अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को हम क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसमें क्या? मॉड्यूलन। अगली परिभाषा क्या सीखेंगे इसमें? मॉड्यूलन। मॉड्यूलन क्या होता है कि जब भी कोई सूचना संकेत है वो हम प्रेषित्र से अभिग्राही तक भेजते हैं तो सूचना संकेत में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो प्रेषित्र से अभिग्राही तक पहुंच सके, तो हम क्या करते हैं? संकेत की प्रबलता बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है। क्या बताया? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति के
सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है उसे हम मॉड्यूलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझें, मॉड्यूलन क्या बताया हमने, क्या किया, यहाँ पे एक सूचना संकेत है, ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने यहाँ पे सूचना संकेत लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम इसको किसी वाहक तरंग पर अध्यारोपित करवा देंगे इस प्रकार से, और ये संकेत हमारा इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। क्या बताया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न आयाम के या निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मॉड्यूलन। नेक्स्ट मॉड्यूलन की बात करें तो हम बात करेंगे डिमॉड्यूलन या बिमॉड्यूलन। क्या, बिमॉड्यूलन। देखें बिमॉड्यूलन क्या होता है, हमने यहाँ पे ये संकेत दोनों मिक्स तो कर दिए, अब लेकिन जब अभिग्राही तक पहुंचेंगे तो वो इस संकेत को नहीं सुन पाएगा, तो वह प्रक्रिया तो हमको दोनों संकेत अलग अलग करने पड़ेंगे, सूचना संकेत अलग करना पड़ेगा और वाहक तरंग को अलग करना पड़ेगा। तो बिमॉड्यूलन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न आयाम के सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति के या उच्च आयाम की वाहक तरंग के साथ, या ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को वाहक तरंग से अलग कर दिया जाता है या दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मॉड्यूलन क्या, मॉड्यूलन का मतलब दोनों को मिलाना, मतलब जब किसी निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित कर दिया जाता है तो ये मॉड्यूलन कहलाता है। बिमॉड्यूलन क्या, जब निम्न आवृत्ति की सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग से अलग कर दिया जाता है तो उसको बिमॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो क्या है, पुनर्वर्तक। तो हम बात करें नेक्स्ट पुनर्वर्तक। देखिए क्या होता है पुनर्वर्तक। पुनर्वर्तक क्या होता है, जैसे हमको कोई संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करवाना है। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये संकेत है, वो उसको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है। ऐसे ये कर्वेचर हो गया अर्थ का। अब मान लो यहाँ से हमको कोई संकेत भेजना है दूसरे स्थान पर, यहाँ पे हमने एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा दिया इस प्रकार से। अब इससे संकेत जाएगा तो ऐसे जाएगा, इससे टकराएगा तो यहाँ पे क्या है, हमने दूसरा एंटीना है यहाँ पे हमारे पास में इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे एक और कोई अवरोध हो गया ऐसे। ठीक है, इस प्रकार का कोई अवरोध उपस्थित है यहाँ पे, ताकि ये संकेत प्रसारित नहीं हो पा रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको प्रसारित करने के लिए क्या किया, एक और एंटीना जोड़ दिया। अब क्या होगा, जब हम संकेत को प्रसारित करेंगे तो संकेत प्रसारित करने में सबसे पहले वो संकेत इस जगह जाएगा, इनसे स्थानांतरित होगा, यहाँ से ऐसे स्थानांतरित होगा इस पर, और यहाँ से स्थानांतरित हो जाएगा इस पर। तो अभी हम और भी नंबर ऑफ रिपीटर्स लगा सकते हैं। पुनर्वर्तक क्या होता है, तो पुनर्वर्तक की बात करें तो देखो, प्रेषित्र, अभिग्राही एवं प्रवर्धक, किस किस का, प्रेषित्र, अभिग्राही एवं प्रवर्धक का एक ऐसा संयोजन जिसमें क्या करता है, एक प्रेषित्र क्या करता है, दूसरे प्रेषित्र से संकेतों को ग्रहण करता है, उनमें प्रवर्धन करता है और किसी दूसरे अभिग्राही को भेज देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्वर्तक। पुनर्वर्तक क्या बताया, एक ऐसा संयोजन जिसमें एक प्रेषित्र क्या करता है, दूसरे प्रेषित्र से सूचनाओं को प्राप्त करता है, उनमें प्रवर्धन करता है और दूसरे अभिग्राही तक भेज देता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनर्वर्तक कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी आपकी इसमें।
इनमें से कुछ डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे पूछते मॉड्यूलन, अक्सर परिभाषा पूछी जाती है, बिमॉड्यूलन, ट्रांसड्यूसर आदि। अब हमको बात करनी है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण। तो हम बात करते हैं यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण। तो अगर हम बात करें कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण कैसे होता है या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण किस प्रकार से किया जाता है, तो देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए 3 बेसिक मेथड उपयोग किए जाते हैं। 3 बेसिक विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो संचरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 विधियों द्वारा किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। एक विधि तो होती है इसकी क्या? भूतरंग संचरण। भूतरंग संचरण एक विधि हो गई। किसके द्वारा किया जाएगा? भूतरंग संचरण के द्वारा। दूसरी प्रक्रिया की बात करें तो एक होती है व्योम तरंग संचरण। कौन सी हो गई? व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण। और अगर तीसरी प्रक्रिया की बात करें तो वो होती है आकाश तरंग संचरण। कौन सी होगी? आकाश तरंग संचरण। ये 3 प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। कौन कौन सी 3 प्रक्रियाएं हो गई आपकी? भूतरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा भूतरंग संचरण में क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की वह विधि जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रेषित एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक पृथ्वी की सतह के अनुदिश भेजा जाता है। तरंग संचरण की वह विधि जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रेषित एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक पृथ्वी की सतह के अनुदिश संचरित किया जाता है या भेजा जाता है, इसे हम कहते हैं भूतरंग संचरण। अब जो भूतरंग संचरण है वो पृथ्वी की सतह के अनुदिश होता है, तो पृथ्वी की चालकता और विद्युतशीलता अधिक होने के कारण इन तरंगों को, इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को पृथ्वी क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। मतलब तरंगों की ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, इस कारण से ये जो तरंग संचरण है वो लंबी दूरी तक संचरित नहीं कर सकते, लंबी दूरी तक संभव नहीं होता है। कौन सा? भूतरंग संचरण। दूसरा है आपका व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की वह विधि जिसमें जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनको प्रेषित एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक आयनन मंडल के परावर्तन के द्वारा भेजा जाता है, उसको कहते हैं व्योम तरंग संचरण। आयनन मंडल क्या होता है? जैसे हमारी पृथ्वी की कई सारी परतें होती हैं, कई सारी सतह होती हैं, इसी प्रकार से एक सतह होती है इसमें, जैसे समताप मंडल हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, इसी प्रकार से एक सतह होती है आयनन मंडल। ठीक है, तो व्योम तरंग संचरण में क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की वह विधि जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्या है? प्रेषित एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक आयनन मंडल के परावर्तन द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअली पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है आयनन मंडल से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। एक परत होती है कैनेली हैप्पीसाइड परत, उससे क्या होता है? जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है जब प्रेषित एंटीना से जाती हैं तो ये कैसे जा रही हैं? पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जा रही हैं। तो पृथ्वी पर वायु का घनत्व ज्यादा होता है, मतलब पृथ्वी पर कैसा माध्यम हो गया? सघन। अब जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो बाहर की ओर जाएंगी, तो इसका मतलब ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो वायु का घनत्व कम होगा और ताप बढ़ेगा। तो मतलब वायु में क्या होगी? विरलता आएगी। क्या आएगी? विरलता आएगी। सतह पे क्या है? वायु सघन है। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो सघन माध्यम से कैसे गति कर रही हैं? विरल माध्यम में। तो आयनन मंडल की किसी परत के लिए यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और वो पृथ्वी की सतह पर लौटकर वापस आ जाती हैं। ये कहलाता है आपका व्योम तरंग संचरण। नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है उसको हम कहते हैं आकाश तरंग संचरण। तो आकाश तरंग संचरण क्या होता है? तरंग संचरण की वह विधि जिसमें जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो क्षोभ मंडल से अपवर्तित होकर पृथ्वी की सतह तक आती हैं, उसको कहते हैं आकाश तरंग संचरण।
अब इस आकाश तरंग संचरण में क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल मतलब बादल होते हैं, तो जो तरंगें होती हैं वो बादल से अल्प अपवर्तित होकर मुड़ जाती हैं पृथ्वी की सतह की ओर, और वो प्रेषित एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती हैं। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों संचरण की 3 बेसिक विधियां हो गई। कौन कौन सी हो गई? भूतरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण और आकाश तरंग संचरण। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ के आना है। कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।